हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है ट्रायंगल्स। आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शंस का बात करेंगे, फिर आगे वाले आने वाले वीडियो में हम लोग जो है ना एक्सरसाइज क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बात करेंगे। तो चलिए सब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले कुछ बातें आपको जो है ना जो की पॉइंट्स है इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप क्लास 9th का मैथ्स अगर ट्राइंगल जो कन्ग्रुएंट करने के लिए दिया गया था, अगर आप वो अच्छे तरीके से अगर आपको समझ में आ रखा होगा तो ये चैप्टर आसान तरीके से बन जाएगा। अगर आपको कन्ग्रुएंट अगर समझ में नहीं आ रखा है तो इसका मतलब ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना इसमें आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझना होगा, इस क्लास 10th के हिसाब से एक सिमिलर, आपने क्लास 9th में कन्ग्रुएंट के बारे में या कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझ चुके हैं। इसमें जो नया वर्ड आने वाला है उसको समझने हम लोग समझते हैं सिमिलर फिगर। अगर हम सिमिलर फिगर की अगर बात कहें तो सिमिलर फिगर किसको कह सकते हैं, बस आपको हम समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, सिमिलर फिगर जो कि वर्ड में ही बताया गया है। सिमिलर फिगर में क्या होता है ना, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर ये रेक्टेंगल बनाए, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, नज़र यहाँ पे ये आ रहा है ये दोनों सिमिलर फिगर है, दोनों सिमिलर फिगर है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइज क्या है, साइज क्या है, तो साइज यहाँ पे जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं डिफरेंट इन साइज, या हम बोल सकते हैं डिफर इन साइज। तो यहाँ पे साइज अगर डिफरेंट है, ठीक है ना, तो वो सिमिलर फिगर माना जाएगा। सेम यहाँ पे शेप है, शेप यहाँ पे मैंने क्या बोला, शेप जो आपको देखने को मिल रहा है वो सेम है। जैसे हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल हुआ, ठीक है ना, तो इसका शेप देखिए और फिर यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना दिए, इसका शेप देखिए, तो बिल्कुल दोनों का एक जैसा ही है। लेकिन दोनों का अगर साइज का बात करें तो साइज क्या है, डिफरेंट है। हम इसको बोल सकते हैं सिमिलर फिगर, ठीक है। वही अगर हम बात करें कन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स का, कन्ग्रुएंसी देखिए, कन्ग्रुएंसी जो है ना क्लास 9th के हिसाब से आपने समझ रखे हैं, तो आपके लिए जो है ना उतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स का अगर बात करें तो कन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर ये हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना, तो लगभग में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसी तरीके से बनाना होगा। तो यहाँ पर देखें, तो हम यहाँ तो फ्री हैंड से बना रहे हैं, कोई यहाँ पे स्केलिंग नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें, कन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर किसको बोला जाता है, if two figures said to be congruent if they have same shape, शेप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर शेप और साइज अगर दोनों सेम है तब माना जाएगा वो कन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स है। क्लास 9th में आपने यहाँ पे सुना होगा जो अगर कन्ग्रुएंट करना है तो कन्ग्रुएंट करने के लिए क्या शर्त होता है, तो कन्ग्रुएंट होने के लिए जो है ना दो यहाँ पे कंडीशंस लगा रहता है। वो कंडीशंस क्या है, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। अगर हम कन्ग्रुएंट की अगर बात कर रहे हैं तो कन्ग्रुएंट के लिए, कन्ग्रुएंट का बात करें तो कन्ग्रुएंट के लिए कंडीशंस क्या होता है, so corresponding their corresponding angles are equal। ये तो पहला कंडीशंस हो गया। अगर कन्ग्रुएंट होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपने देखा होगा इक्वल होता है। वही दूसरी अगर बात करें उसको हम सेम चीज़ यहाँ बोल सकते हैं, देयर क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पे एंगल्स की जगह पे अब क्या आ जाएगा, साइड्स आर इक्वल। तो ये बात होता है कन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है ना। ये जो बातें हम कह रहे हैं ये किसके लिए होगा, कन्ग्रुएंट के लिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फिगर अगर कन्ग्रुएंट होगा ना, जो फिगर कन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं अगर ये दोनों फिगर, अगर हम कहते हैं अगर ये कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है, अगर ये दोनों फिगर अगर हम कहें या दोनों शेप अगर ये कन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये सिमिलर भी होगा। और सिमिलर का कुछ इस तरीके से हम जो है ना उड़ते हुए चिड़िया का बना सकते हैं, ये सिंबल होता है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, सिमिलर भी होगा। लेकिन वही यहाँ पे देखें, ये सिमिलर फिगर है, ये मान सकते हैं सिमिलर फिगर है, लेकिन सिमिलर फिगर है लेकिन इसका साइज क्या है, डिफरेंट है, तो ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो सिमिलर फिगर तो होगा लेकिन ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कन्ग्रुएंट नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे सिमिलर बोल दिए।
लेकिन जो कन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर भी माना जाता है, लेकिन जो सिमिलर होगा वो कन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो कन्ग्रुएंट फिगर हमेशा क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, वेयर सिमिलर फिगर आर नॉट नेसेसरली कन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें जो है ना सिमिलर के लिए आपको समझना पड़ेगा, वो क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, इस फर्स्ट स्टार, ये चलिए हम थर्ड स्टार लगा देते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल, ये तो सिमिलर फिगर हुआ, यहाँ पे कन्वेंसी फिगर हुआ। अब हम बात करें सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, तो ध्यान से देखें यहीं पे जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलर ट्राइंगल किसको कह सकते हैं, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर, इसको लिख देते हैं, टू ट्राइंगल्स आर said to be similar if their corresponding angles are equal। यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम अंडरलाइन कर दिए, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, पहले पॉइंट यहाँ पे एंगल्स इक्वल होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे थिंग्स आपको ध्यान रखने हैं वो है हम लोग का क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनल्स का मतलब क्या होता है, जो उसके इक्वल रेशियो में, ठीक है ना, रेशियो जो है ना उसके लेंथ, अगर हम प्रोपोर्शनल का अगर बात करें, जैसे मान लीजिए यहीं पर अंडरलाइन कर दिए हैं, तो दो बातें आपको ध्यान रखना है सिमिलर ट्राइंगल के लिए दो बातें आपको हमेशा एकदम से गांठ बांध लेना है। अगर उसको वो मिल गया बातें तो हम बोल सकते हैं वो सिमिलर ट्राइंगल होगा। पहली बात उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, और दूसरी बात उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो सर ये प्रोपोर्शनल्स क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है इसको भी थोड़ा समझा दें। तो चलिए हम ये तीनों बातों का आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे हम आपको समझाते हैं प्रोपोर्शनल्स का। तो प्रोपोर्शनल्स का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल्स को बोल सकते हैं द रेशियो between the lengths of corresponding sides are equal। ठीक है, मतलब वैसे आपने क्लास 6 से ही ये वर्ड यूज किए होंगे जो है ना प्रोपोर्शनल्स और रेशियो का मतलब क्या होता है। तो प्रोपोर्शनल्स का मतलब यहाँ पे होता है जो एक रेशियो होगा उस रेशियो में जो है ना उसके लेंथ एक बांटा होगा, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे उसके डिवाइड किया होगा उस लेंथ को। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल्स क्या होता है। तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज लेने होंगे। देखिए हमने नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दो फिगर ड्रॉ करके रखे हैं। चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं और समझते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होता है। इस फिगर का नाम हमने दे दिया ABC, इसका नाम देते हैं DEF। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये कहें जो ट्राइंगल ABC अगर हम कहें सिमिलर है, तो सिमिलर तभी हो सकता है। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझना पड़ेगा, लेकिन हम आपको जो है ना दोनों बात समझाते हैं कन्ग्रुएंट के हिसाब से। अगर यहाँ पे ये चलें जो ट्राइंगल ABC अगर ये कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के हिसाब से, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, अगर ये कन्ग्रुएंट है तो एक बात दिमाग में बैठा लेने हैं, अगर ये दोनों फिगर अगर कन्ग्रुएंट अगर है तो इसका मतलब ये हुआ इसके दो बातें इसमें जो है ना बताया गया होगा, वो कंडीशंस को अप्लाई किया गया होगा। और वो कंडीशंस क्या है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स होगा वो इक्वल हुआ होगा, और उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी क्या हुआ होगा, इक्वल हुआ होगा। इन द सेम रेशियो में भी हम बोल सकते हैं, लेकिन सेम रेशियो इन प्रोपोर्शनल का भी यूज करेंगे जब हम लोग यहाँ पे सिमिलर करेंगे। तो अगर ये कन्ग्रुएंट है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल हुआ, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल B जो हुआ ना, तो हम मान लेते हैं एंगल B जो हुआ होगा एंगल E के हिसाब से। अच्छा यहाँ पे ये कट लगा दिए, हो सकता है हम यहाँ पे ये लगा दिए, ठीक है ना। अब इसको हम सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पे इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड एंगल मान लेते हैं, तो इसको आप थर्ड एंगल मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा,
एंगल बी का क्रॉसपॉन्डिंग किसको माना जाएगा, एंगल डी, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से फर्स्ट कट एंगल का लगाए हुए, यहाँ पे भी है फर्स्ट कट। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल बी का जो क्रॉसपॉन्डिंग होगा वो कौन सा हो सकता है, एंगल डी हो सकता है, ठीक है ना, ये एंगल के हिसाब से। वही एंगल सी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा, आप देख के भी बता सकते हैं, इसमें सेकंड का 2 कट लगा हुआ एंगल्स के लिए, तो ई हो सकता है, ठीक है। फिर एंगल ए के लिए क्या हो सकता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो एंगल एफ हो सकता है, ठीक है। अब वहीं पे हम यहाँ पर अगर ये कर दें, मान लीजिए फर्स्ट कट हुआ, ये फर्स्ट कट यहाँ पे लगा देते हैं, फिर यहाँ पे सेकंड कट साइड का, फिर यहाँ पे सेकंड, इसको थर्ड साइड लगा देते हैं, यहाँ पे थर्ड। अब इसका अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड से अगर पूछा जाए तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं, जो बी सी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, तो बी सी का जो क्रॉसपॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका कहने का मतलब ये हुआ जो डी ई इक्वल्स टू क्या हुआ, बी सी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो डी ई जो है ना वो बी सी क्रॉसपॉन्डिंग है। अब वहीं सेकेंड कट यहाँ आप देख लीजिए, साइड में लेंथ में क्या दिया, ई एफ, तो इसमें किसमें लगा हुआ ए सी, तो ए सी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा, तो ई एफ बनेगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें डी एफ, इसमें थर्ड कट लगा, 3 कट लगा हुआ है, तो डी एफ का जो क्रॉसपॉन्डिंग होगा वो कौन सा हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये माना गया इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये आपको समझ में आ गया। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा साइड उसके प्रोपोर्शनली क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ही ट्रायंगल में दो बात करते हैं, 2 ट्रायंगल का। जैसे मैंने मान लीजिए इस तरीके से फिगर बना दिए, यहाँ पे आपको कितने नज़र आ रहे हैं फिगर ट्रायंगल का, तो देखिए डी ई, एक तो ट्रायंगल कौन सा होगा, ए डी ई होगा। अगर हम यहाँ पे ये कहें जो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हुआ ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी का, तो कैसे हुआ, ठीक है। बस आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम आपको थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन को समझाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये कहें जो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का, लेकिन कैसे हुआ, तो क्या होता है, सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशंस। देखिए हम प्रूफ करके इसको नहीं बता दे रहे हैं, बस आपको समझाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं और उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी प्रोपोर्शनल्स में क्या होता है। देखिए अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का बात करें, जब आप ट्रायंगल ए डी ई को अगर देखे होंगे तो इसमें देखिए एंगल ए, और फिर अगर पूरा ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो उसमें भी आ रहा है ए, तो मतलब ये दोनों ए अगर बात करें वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल माना जाएगा। वही यहाँ पर देखें ये जो एंगल बी है, अच्छा ये ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो मे भी मान लीजिए अगर हम ये कहें अगर ये डी ई पैरेलल अगर है बी सी का, आपको इसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर 2 लाइन अगर एक दूसरे के अगर पैरेलल होता है तो उसके लिए आपको जो है ना क्या क्या चीज़ इक्वल हो सकता है, तो हम यहाँ पे वही कंडीशन लेके समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए एंगल बी है, इसको अगर एंगल बी 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, लेकिन कैसे होगा, इसको बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हुआ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं जो ये अगर L पैरेलल अगर M हुआ, अगर L पैरेलल M होगा तभी क्या क्या कंडीशन से एंगल्स के इक्वल कर सकते हैं आप, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे जो एंगल, जैसे एंगल इसको 1 मान, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 किसके हिसाब से होगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से होगा। फिर यहाँ पे ये एंगल भी इसके हिसाब से इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 2 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 अगर बात करें तो एंगल 2 इक्वल्स टू 3 किसके हिसाब से होगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इक्वल होगा। आप यहाँ मान लीजिए 4 ले लिए, अब मान लीजिए L पैरेलल अगर M है, अगर L पैरेलल M है तो ये दोनों इन साइड में है ना, इंटीरियर साइड में है ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का जो वैल्यू होगा कितना होगा 180 डिग्री। इसको किसके हिसाब से आप दिखाएंगे, तो को इंटीरियर के हिसाब से या कंजिक्यूटिव एंगल के हिसाब से, है कि नहीं। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम ऐसा बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है ना इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं 6, तो एंगल 5 इक्वल्स टू जो है ना एंगल 6 भी बता सकते हैं, लेकिन किसके हिसाब से हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर भी आप मान सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एंगल 6 है और यहाँ पे मान लीजिए 7 हुआ, तो 7 और 6 यहाँ जो दिख रहा है ये इसको ट्रांसवर्सल माना जाता है, ठीक है ना। तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, लेकिन किसके हिसाब से होगा, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर। वही एंगल 4 इक्वल्स टू 5 की अगर बात करें तो हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। फिर एंगल 1 इक्वल्स टू अगर 2 की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये अंदर ही जो एंगल दिख रहा है ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। इसको बोलेंगे हम लोग को इंटीरियर या बोल सकते हैं यहाँ पे कंजिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पे
जो साइड प्रोपोर्शनल, तो देखिए मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अच्छा ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है, बात समझ में आ गया, जैसे दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग से मिल गया या दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन इसका साइड जो है ना प्रोपोर्शनली कैसे हो सकता है, तो इसका साइड प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ जैसे ए डी अपॉन डी बी, तो इसका जैसे ए डी, बस ये हम आपको कन्ग्रुएंट नहीं किए, मतलब ये सिमिलर आपको बता रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कैसे आपको साइड प्रोपोर्शनली बताया जाता है। जैसे ए डी हुआ ना, तो ए डी को हम लोग यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनली, अगर ये पैरेलल है तो हम मान सकते हैं यहाँ पे डी बी हो सकता है। और ए ई का अगर बात करें तो ए ई जो है ना वो किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, तो ई सी को हो सकता है इसका रेशियो दिया होगा, जैसे मान लीजिए अगर 5 है और ये मान लीजिए 5 है, ये अगर 7 है, 7 हुआ तो ये कुछ रेशियो दे दिया, तो ये है 5 और ये 7, तो 5/7 और 5/7 यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल, और ज़रूरी नहीं यहाँ पे इस तरीके से इक्वली होगा, कुछ भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा सिमिलर है या नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अगर सिमिलर अगर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा और उसका करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा ना वो प्रोपोर्शनल्स में होना चाहिए, प्रोपोर्शनल्स में एक कुछ रेशियो में जो है ना वो डिवाइड होना चाहिए, तभी जो है ना हम उसको बता सकते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो ध्यान रखें सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हमेशा जो है ना वो दो बातें आपको ध्यान रखना है, उसका साइड प्रोपोर्शनल्स होना चाहिए और वहाँ पे साइड भी प्रोपोर्शनल, और उसका एंगल्स भी उसका क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनली होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल होने चाहिए। चलिए हम एक थ्योरम का बात करेंगे, जो फर्स्ट थ्योरम है क्लास 10th के ट्रायंगल्स के लिए, हमको बीपीटी थ्योरम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग जो है ना समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये रेशियो अगर का बात करें, जो साइड प्रोपोर्शनल्स है, फिर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वे कैसे इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो थ्योरम यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो देखिए बोला गया है कि आपको एक ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना। ट्रायंगल लेने के बाद बोला गया यहाँ पे जो वन ऑफ साइड ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द, ऐसा कोई साइड होगा, दो साइड, जिसमें जो है ना वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक साइड दूसरे के पैरेलल के हिसाब से, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे फिगर बना रखे हैं, तो इसमें क्या कहना चाह रहा था उसके हिसाब से हम एक और फिर से आपको रफली डायग्राम बना देते हैं। इसमें बोला गया था जब एक ट्रायंगल लो, ठीक है, ट्रायंगल लेने के बाद यहाँ पे एक जो साइड होगा, जैसे 1 2 3 साइड होता है ट्रायंगल में, ठीक है ना, एक जो साइड होगा उसके आप पैरेलल दिखा दो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट भी करने के लिए बोला गया, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जब थर्ड साइड आप ले रहे हो तो ये हमने एक पॉइंट लिया, एक लाइन लिया और किसके पैरेलल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस वाले, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं डी हमने किसके पैरेलल ले लिया यहाँ पे बी सी, तो यहाँ जो डी और ई जो पॉइंट्स दिख रहा है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ये ए बी पे और ए सी पे, ठीक है। इतना क्वेश्चन में बोला गया था ये इसके पैरेलल है। ध्यान समझिए, सबसे मेन होता है जब आप कन्ग्रुएंट कर रहे हो या सिमिलर कर रहे हो तो जो गिवन होता है ना उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशंस देखिए। इस चैप्टर में जो है ना जो डिफ़िकल्ट होता है वो डिफ़िकल्ट होता है आपको कन्ग्रुएंट करना या सिमिलर करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है ना। अगर ऑब्जर्वेशंस अगर आपका सही है तो ये आसान सा ये चैप्टर है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा जो क्वेश्चंस में क्या गिवन दिया हुआ, और जो गिवन दिया हुआ रहता है ना तो वही है 95% क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, ठीक है ना। बाकी बात 5% जो बच जाता है वो आपको जो है ना ऑब्जर्व करके आपको बता देना है। बाकी बात इसमें अधिकतर आपको गिवन ही मिला हुआ रहेगा, ठीक है ना। जो गिवन दिया हुआ रहेगा वही तो ऑब्जर्व करना है। बाकी बात जो 5% की अगर बात जो कर रहे हैं उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा, उसका क्वेश्चन आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस थ्योरम में अगर बात करें तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, इस फिगर ड्रॉ करने के बाद जो AD हमको दिखाना है, जो AD प्रोपोर्शनल दिखाना है DB का और AE प्रोपोर्शनल दिखाना है AC का। बाकी बात ये हमने कंस्ट्रक्शंस लिया है, जो DG जो है ना यहाँ पे परपेंडिकुलर AC पे यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और EF हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया है BE और DC को ज्वाइन कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शंस लेने के बाद हमको यहाँ पे इसको प्रूफ करने हैं, जो कि साइड, ध्यान रखिएगा अभी क्या दिया हुआ है, अभी क्वेश्चंस में दिया हुआ है जो DE पैरेलल क्या है BC है, मतलब यहाँ पे ये हमको पैरेलल दे रखा है,
अगर ये पैरेलल अगर दे रखा है तो मुझे साइड को प्रोपोर्शनल्स यहाँ पे जो है ना प्रूफ करना है, जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, या इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बीपीटी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। आपको ये इतना बात समझ में आ गया हमको क्या प्रूफ करना है। एडी पर अगर बात करें तो एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है ना, हम इस तरफ से चलना चाहते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, जैसे हमको अगर साइड चाहिए, एडी चाहिए, डीबी चाहिए, तो देखिए एडी इधर मिलेगा, डीबी इधर मिलेगा, है कि नहीं। तो हम इस तरफ से एक बार चलते हैं, चलने का मतलब है हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमको ए और ई सी चाहिए, फिर उसके बाद हम इस तरफ से यहाँ पे बात करेंगे समझाने के और लिखने का, ठीक है। तो अगर हम एडी के हिसाब से चलते हैं तो क्या है ना, पूरा ये साइड इसको चाहिए। अब भाई साइड तभी निकल के आएगा जब इसका एरिया पता करना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को जो प्रूफ करना है ना, वो एरिया वाइज करना है। तो नाउ यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख रहे हैं, नाउ एरिया, ए आर लिख दीजिएगा चलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, ठीक है ना। हम इसको लिखते हैं ए डी ई, बस हम आपको समझा के लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ए डी ई का बात करें, देखिए यहाँ पे हम इससे जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जो कि एफ है, ठीक है ना। तो अगर परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये नहीं बनता है। तो हम एक इसमें लिख देते हैं आपको, बाकी उसके बाद हम समझा देंगे। इसे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन सा होगा यहाँ पे, तो बेस का बात करें तो ये एडी बनेगा, क्योंकि जिस पे भी अगर परपेंडिकुलर होता है वही जो है ना उसका बेस बन जाता है। तो यहाँ पे एडी का बात करेंगे तो एडी हो जाएगा यहाँ पे बेस, इंटू हाइट का बात करें तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ई एफ लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अब बात करेंगे इधर वाला का, डी बी ई का। देखिए डी बी ई इसका एरिया, क्योंकि हम ए डी ई का तो निकाल चुके हैं यहाँ पे, ए डी ई, तो ए डी में इतना एरिया कवर हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बी ई डी का। अच्छा, आपको यहाँ पे पता नहीं सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है ना यहाँ पे, अगर इसको कंस्ट्रक्शन एक्सटेरियर के हिसाब से किया जाए तो यहाँ पे यही इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स दे दिया गया, ठीक है ना, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब हाइट की अगर बात किया जाएगा तो 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे सीधा इसका पूरे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ इस तरीके से इसको हाइट मानते हैं, ये हाइट नहीं माना जाएगा क्योंकि कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और हाइट क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, तो पूरे सीधा होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सीधा है, ठीक है ना, ये ऐसे करके देख रहे हैं, नहीं माना जाएगा। तो हाइट कौन सा हम लेंगे यहाँ पे, तो ई एफ ही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का भी अगर बात करें तो क्या बनेगा, 1/2 इंटू इसका जो बेस होगा वो डी बी ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइट हम बात करेंगे ई एफ का ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट में जो आएगा वो ई एफ ही होगा। अब यहाँ पे रेशियो की बात बोला गया था, ठीक है ना, साइड प्रोपोर्शनल रेशियो का। तो हम देयरफॉर यहाँ पे अगर बात करें तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अब यहाँ पे निकाले हैं डी बी ई इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ, बाय में इसका लिखेंगे 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ। तो यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी और डी बी। तो यहाँ पे इक्वल्स टू लिख देते हैं, जो बचा मेरे पास ए डी अब बाय डी बी, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। उसी तरीके से अब सिमिलर यहाँ पे हम लोग चलेंगे, सिमिलर या लिख सकते हैं सिमिलरली वी हैव, क्या होने वाला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें ए डी ई से, फिर से देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, इस फिगर में ए डी ई का ही बात किया जाएगा, क्योंकि हम अब इस साइड आ रहे हैं, हमको इस तरह वाला साइड मिल गया है, यहाँ पे मिल गया है ना। अब हम इस तरफ आते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखेंगे यहाँ पे, इसका इस बार बेस चेंज हो जाएगा, बेस इस बार क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। और इसका हाइट का अगर बात करें तो हाइट हो जाएगा हम लोग का डी जी हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू बेस, तो बेस हो जाएगा ए ई, और हाइट का बात करेंगे तो डी जी। अगेन वही हम लोग कौन सा ट्रायंगल बात करेंगे, तो डी ई सी का, तो ट्रायंगल डी ई सी, तो डी ई सी में यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू बेस,
तो बेस हो जाएगा EC, N2 हो जाएगा यहाँ पे DG। यहाँ पे सेम उसी तरीके से हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही अगर डिवाइड करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए हम यहीं पे अगर डिवाइड कर दें, जैसे डिवाइड करना होगा, डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AE बाय में EC, इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशंस। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे सिमिलर करने के लिए, अभी देखिए अब ये नहीं AE बाय EC आ गया, अब ये नहीं ये और इसके इक्वल हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशंस को इक्वल दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे छोटा सा जो है ना कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 9 में, उसके हिसाब से यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका एरिया बात कर रहे हैं, तो BC यहाँ पे सेम बेस बना रहा है, कैसे बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्योंकि हमको एरिया इक्वल करना है। फिलहाल हमने ट्राइंगल कौन सा लिया था, DEC, तो DEC में ऐसे देखिए आप, फिर इसका ऊपर वाले में कौन सा ट्राइंगल लिए थे, DBE, तो DBE में देखिए, तो यहाँ पे जो DE है ना, वो ऐसे करके जब ट्राइंगल बना रखा है, इसमें DE बेस आ रहा है। वही इसमें अगर बात करें DEC, जब यहाँ पर ट्राइंगल लिए हैं तो इसमें भी क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो सेम बेस यहाँ पे, तो सेम बेस के हिसाब से इस दोनों का एरिया क्या होगा, DEB का एरिया और DEC का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख के बताते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, बट ट्राइंगल DBE and triangle DEC are on the same base। अच्छा, जब ये सेम बेस पे होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया इसका क्या इक्वल हो जाएगा, तो ट्राइंगल यहाँ पे ट्राइंगल DBE इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, तो DEC, मतलब ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही इसका एरिया इक्वल होगा तो इसका प्रोपोर्शनली अगर हम बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ठीक है, इक्वल्स 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये लिख ही दिए हैं तो देखिए दोनों का अगर एरिया अगर इक्वल है, जैसे DB यहाँ पे लिख दिए, DC यहाँ पे लिख दिए, ऊपर में अगर देखा जाए तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए इस ट्राइंगल में जब देख रहे थे ऊपर में ट्राइंगल AD था, इसमें भी क्या था, ट्राइंगल AD था, तो दोनों तो बराबर ही हुआ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अब बाइम हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी जो लिखे हैं DBE, इक्वल्स, फिर से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर हम बात करें तो क्या लिखाएगा, ट्राइंगल ADE, अब बाइम हो जाएगा जो यहाँ पे लिखे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, स्पेस नहीं होने वजह से ऐसा हो रहा है, DEC लिखे हैं, ठीक है। अब ये दोनों एरिया अगर इक्वल हुआ तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अब बोल सकते हैं जो इक्वल होगा AD बाय DB, मतलब AD बाय DB ये साइड हुआ। उसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं जो AE होगा वो क्या होगा, EC के बराबर होगा, हो गया प्रूफ। मतलब सबसे पहले बात आपको इस तरीके से ट्राइंगल लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, फिर एक दूसरे से डिवाइड कर लीजिए, और ये जो लाइन हम लिखे हैं वो सेम जो है ना बेस पे है, जिसकी वजह से एरिया इक्वल होगा। अगर ये दोनों एरिया के इक्वल हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही ना आएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें दोनों बराबर ही माना जाएगा। अब यह 1 = 1 हुआ, देखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल AD है और यहाँ भी ट्राइंगल AD है, तो इसमें बात बराबर था, तो AD = यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल AD, इसमें भी लिख दिया ट्राइंगल AD, ये दोनों इक्वल है। अब इसका हम पूरा साइड का बात करें तो इसका आ जाएगा AD, इसका क्या था DB, फिर यहाँ पे दोनों इक्वल हुआ तो हम इसको साइड प्रोपोर्शनली बोल सकते हैं, ठीक है।